आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सबसे छोटी और सबसे बड़ी तिथि कौन सी होती है, नक्षत्रों का क्या रहस्य है, नक्षत्रों के द्वारा कौन कौन सी चीज़ों की गणना ज्योतिष में की जाती है और कौन से ग्रह को शांत करने के लिए उपाय कितने समय तक करने होते हैं। जब भी हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो हमेशा नक्षत्रों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि चंद्रमा और नक्षत्र के बिना ज्योतिष शास्त्र की कल्पना की ही नहीं जा सकती। चाहे आप किसी का विवाह करना चाहते हों या जब भी कोई जातक पैदा होता है तो उसका नामकरण करना चाहते हैं, उसकी राशि देखना चाहते हैं, वह कौन से नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है, उसके भावी भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। जितने भी 9 ग्रह हैं और 12 भाव हैं, तो कौन से 9 ग्रह कौन कौन से भाव में बैठे हैं, कौन से नक्षत्र में आके बैठे हैं, इन सभी के बिना किसी भी जातक की भविष्यवाणी की ही नहीं जा सकती है। तो नक्षत्रों का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और इसलिए मैं कहती हूँ कि नक्षत्र सबसे सूक्ष्म विश्लेषण होता है। अगर आपकी कुंडली में भी आप ये विश्लेषण करना चाहते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम अगर आपकी ज़िंदगी में चल रही है, बेशक कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ग्रह बहुत अच्छी जगह पे बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह उतना अच्छा शुभ रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। इसके पीछे का कारण आपके नक्षत्र ही होते हैं और हमेशा मैं कहती हूँ कि नक्षत्र के द्वारा जो है आप कैलकुलेशंस को महत्व अवश्य दीजिए। भारतीय ज्योतिष भी नक्षत्रों को अधिक महत्व देता है। नक्षत्रों को हम चंद्र भवन के नाम से भी पुकारते हैं। चंद्रमा है वह 27 नक्षत्रों का भोग करता है और उन्हीं के द्वारा ही राशियों का निर्माण भी होता है। चंद्रमा एक नक्षत्र का भोग एक दिन में करता है। कई बार अगर आपने देखा होगा तिथियां ऊपर और नीचे होती हैं। जो सबसे छोटी तिथि होती है वह कुल मिलाकर के 19 घंटे की तिथि कहलाती है और जो सबसे बड़ी तिथि होती है वह 30 से 35 घंटे तक की तिथि कहलाती है, जिसे हम वृद्धि तिथि के नाम से भी जानते हैं। तो ये 2 तिथियों के कारण ही आप देखते हैं कि चंद्रमा जो तिथियां हैं छोटी और बड़ी होती रहती हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जब भी हम तिथियों का वर्गीकरण करते हैं तो उनमें इन नक्षत्रों का हमेशा जो है कैलकुलेशन अवश्य की जाती है। पुराने समय में जो हमारे ऋषि मुनि थे वह भी जब ज्योतिष की गणना करते थे तो नक्षत्रों पर अत्यधिक महत्व दिया जाता था। नक्षत्र शब्द की जो उत्पत्ति अगर आप देखेंगे तो संस्कृत भाषा से की गई है। देवनागरी भाषा में नक्षत्र कहलाया जाता है और संस्कृत में इसे नक्षत्रम कहते हैं, जिसमें से नक्ष का अर्थ होता है अर्थात एक तारा और अत्रम का अर्थ होता है अर्थात एक पुंज, यानी तारों का पुंज या तारों का समूह या जिसको हम तारावली भी कहते हैं। 27 नक्षत्रों का चंद्रमा भोग करते हुए जो है आगे बढ़ता है। तो 15 दिन कृष्ण पक्ष के और 15 दिन शुक्ल पक्ष के मिलाकर के ही 1 महीने की तिथियां बनती हैं। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में नक्षत्र विद्या जो थी वे चरम सीमा पर थी और उसके द्वारा ही सभी प्रकार के फलादेश किए जाते थे, यानी फलादेश का मुख्य आधार नक्षत्र ही होता था। जब भी हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो हमेशा नक्षत्रों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि चंद्रमा और नक्षत्र के बिना ज्योतिष शास्त्र की कल्पना की ही नहीं जा सकती। भारतीय ज्योतिष भी नक्षत्रों को अधिक महत्व देता है। नक्षत्रों को हम चंद्र भवन के नाम से भी पुकारते हैं। चंद्रमा एक नक्षत्र का भोग एक दिन में करता है। कोई भी बड़े बड़े दीर्घकालीन ग्रह होते हैं, जब वे अपना राशि परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो हमेशा मैं आपको नक्षत्र सिद्धांत या तारा बलि के अनुसार मैं आपको एनालिस्ट करके जरूर बताती हूँ कि नक्षत्र सिद्धांत से आपको कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में क्या फल देने वाला है। नक्षत्रों का मानव के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। वह किस प्रकार के कृत्य करते हैं, किस प्रकार के कर्तव्य उनको निभाने होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जातक का जब भी स्वभाव होता है, उनके जो गुण धर्म होते हैं, उनको जो कष्ट इत्यादि मिलते हैं, इवन शिशुओं का नामकरण इत्यादि भी इन नक्षत्रों के द्वारा ही सब प्राप्त किया जाता है। नक्षत्रों का उपयोग आप लोग मुहूर्त में करते हैं। मोस्टली जो लोग इलेक्शन इत्यादि लड़ते हैं वह भी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी का विशेष रूप से
प्रयोग करते हैं। अगर आप किसी प्रकार का कोई त्यौहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं या कोई प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करते हैं या किसी प्रकार का कोई समारोह करते हैं, विवाह करना होता है, यात्रा इत्यादि करते हैं या फिर आप किसी प्रकार का कोई व्यवसाय, व्यापार, उद्योग या कोई निर्माण भी करना चाहते हैं। कुछ लोग जो है मुंडन इत्यादि या फिर कोई भी घर में शुभ कार्य करना हो तो नक्षत्रों के अनुसार ही इन चीज़ों का जो है शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। और हमेशा जब भी आप किसी भी प्रकार का कोई भी मुहूर्त निकालते हैं तो नक्षत्रों पर महत्व हमेशा जरूर देना चाहिए, क्योंकि नक्षत्र के अनुसार ही अगर आप कोई भी योग निकालते हैं तो यकीन मानिए आपको उसके शुभ फल अवश्य प्राप्त होते हैं। पुराने समय में भी अगर आप देखेंगे तो जो भी मेघों की जो कैलकुलेशन होती थी, यानी बरसात कब होगी, बरसात की शुरुआत कब होगी, हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी सूर्य जो है आद्रा नक्षत्र में आते हैं तो बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। तो पहले के समय में जनवरी, फरवरी, मार्च इत्यादि नहीं हुआ करता था। उस समय हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ, पोष, चैत्र जितने भी जो आपकी राशियाँ हैं, इन राशियों के अनुसार ही महीनों के नाम हुआ करते थे। तो मेघों की शुरुआत कब होगी, वर्षा कब होगी, ऋतुएं कब आएंगी, कौन से आयान चेंज होंगे। आयान का अर्थ होता है कि जब सूर्य जो है उत्तरायण में जाएगा, फिर दक्षिणायन में जाएगा, तो ये आयान कहलाते हैं। प्राकृतिक में जो भी घटनाएं होने वाली होती हैं, जब भी हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो हमेशा नक्षत्रों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि चंद्रमा और नक्षत्र के बिना ज्योतिष शास्त्र की कल्पना की ही नहीं जा सकती। जो भी लोग जिस भी नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि बिना नक्षत्र से आपका नामकरण हो ही नहीं सकता है। चंद्रमा हमेशा जो है एक राशि में 2.25 दिन तक विचरण करता है और एक राशि के अंतर्गत जो है 3 नक्षत्र आते हैं। और इन 3 नक्षत्रों में भी अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो वह 9 चरणों का भोग करते हुए अगली राशि में चला जाता है। तो चंद्रमा एक दिन में जितनी भी दूरी तय करता है उसी को हम नक्षत्र कहते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के द्वारा ही किसी राशि का प्रारंभ और उसी राशि का अंत भी होता है। ऐसे नक्षत्र जहाँ पर किसी राशि का उदय हो रहा हो और किसी राशि का अंत हो रहा हो तो ऐसे नक्षत्रों को हम गंडात नक्षत्र कहते हैं। गंडात नक्षत्र अर्थात जिसको हम मूल नक्षत्र के नाम से भी जानते हैं, अगर किसी भी शिशु का जन्म इन नक्षत्रों में होता है तो यह शुभ नहीं माना जाता। और प्राय इन नक्षत्रों में जहाँ पर जिस भी राशि का उदय या जिस भी राशि का जो है अंत हो रहा हो उस समय आपको किसी भी प्रकार के कोई भी शुभ कार्य कदापि नहीं करने चाहिए। एक नक्षत्र में जैसे मैंने कहा आपको कि 4 चरण होते हैं, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 27 नक्षत्र होते हैं, इनटू 4 चरण होते हैं। जब आप इनको जो है इंटू करेंगे, गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर के 108 बनता है। तो यानी आप कह सकते हैं कि चंद्रमा जब 27 नक्षत्रों का भोग करता है तो कुल मिलाकर के 108 चरणों का भोग करता है। इसीलिए अगर आपने कभी भी माला इत्यादि से जाप किया है तो एक माला में इसी कारण से 108 मनके होते हैं। और हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, जो सूर्य से लेकर के राहु केतु तक अगर कोई भी ग्रह शुभ काम नहीं कर रहा है और उसके द्वारा आप पीड़ित हो रहे हैं, तो अक्सर मैं कहती हूँ कि 108 बार अर्थात एक माला जाप तो उस ग्रह की अवश्य कीजिए। यही लॉजिक था, इसीलिए मैं आपको कहती थी कि हम हो सके तो चाहे आप शनि से परेशान हैं, राहु से परेशान हैं या किसी भी ग्रह से भी दुखी हैं, तो एक माला उस ग्रह के मंत्रों के जाप की आपको अवश्य करनी चाहिए। इससे वह ग्रह आगे चल के आपको शुभ फल देता है। क्योंकि चंद्रमा इन 27 नक्षत्रों का भोग करता है। तो जब भी चंद्रमा उस ग्रह में जाएगा, जो भी ग्रह आपका खराब है, और उन नक्षत्रों का जब भोग करेगा तो 108 बार जब भोग करता हुआ चंद्रमा आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जब भी वह उस ग्रह के नक्षत्रों को भोग करेगा और अगर आप माला का जाप करते हैं तो कहीं ना कहीं इन 27 नक्षत्रों का भी आप जो है एक तरह से पूजा कर ही लेते हैं। तो यही कारण है हमेशा मैं आपको 108 बार अर्थात एक माला का जाप करने के लिए अवश्य कहती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको मूल्यवान लगती है और आप संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका कनेक्टेड लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। या फिर आप ज्योतिष अथाह ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप मैसेज करके आने वाले कोर्स से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह सभी कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं।